नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा का बायोलॉजी यूनिट नंबर 6, जो कि इस पर हमने 4 से 5 जो इसकी क्लासें हैं वो प्रोवाइड करा दी गई हैं और अभी भी यूनिट नंबर 6 ही चल रहा है। यूनिट नंबर 6 एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आज की जो क्लास है वो कम से कम बहुत ज़्यादा लेंदी रहने वाली है। 40 से 45 मिनट की आज की क्लास रहेगी और आप देखेंगे आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्जाम हॉल के अंदर एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। तो आप पढ़ते रहिए हमारे साथ, बेहतरीन तरीके से चीजें लिख के लाया हूं और सारे टॉपिक आज इसके अंदर रखे गए हैं। इसके बाद बायोलॉजी के बहुत कम हमारे पास यूनिट रहेंगे जिनको हम जल्दी से जल्दी समाप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है प्रजनन तंत्र। ठीक हो गया, हमारा प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके परिचय के बारे में देखते हैं। कहता है प्रजनन तंत्र जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। बोल रहा है रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है ये क्या करता है भैया, जो हमारे क्या होती हैं संतानें होती हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक हो गया, यह प्रणाली पुरुषों और महिलाओं में भिन्न होती है। बोल रहा है कि यह दोनों में क्या होती है, डिफर होती है, अलग अलग होती है, मेल में भी और फीमेल में भी। यौन प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और जो यौन प्रजनन में क्या होती है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रजनन तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा यौन प्रजनन। क्या आएगा, यौन प्रजनन आएगा, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया, इसमें नर और मादा दोनों की युग्मकों है ना की आवश्यकता होती है। बोल रहा है जो यौन प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें नर है ना, मेल और फीमेल दोनों की क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है, उन दोनों की आवश्यकता होती है। अगला है अलैंगिक प्रजनन। क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है जिसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊपर वाले को हम अलैंगिक और इसको ऊपर वाले को हम लैंगिक जनन भी बोलते हैं। ठीक हो गया, इसमें केवल एक जीन की आवश्यकता होती है। बोल रहा है जो अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें केवल क्या होता है, एक जीव की आवश्यकता होती है और नए जीव उसी समान होते हैं। बोल रहा है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अलैंगिक प्रजनन होगा, उसमें एक ही जीव की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है और जो नया जीव मिलेगा वो उसी के समान होगा। अगले उस पर चलते हैं और देखते हैं डिटेल में कि क्वेश्चन लिखा गया है मानव प्रजनन तंत्र। ठीक हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, पुरुष प्रजनन तंत्र। ठीक है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ होती हैं। ध्यान से देखना, कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल जैसे यूनिट नंबर 6 में टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा है ना, उसी टॉपिक वाइज टॉपिक पर मैं क्लास लेके आ रहा हूं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जितना उस टॉपिक पे डिटेल हो सकता है ना उतनी सारी चीजें डिटेल पे ला रहा हूं मैं। ठीक है, बोल रहा है पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य शुक्राणु स्पर्म का निर्माण और निष्कासन करना है। बोल रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो मेन काम है वो क्या है, स्पर्म को क्या करना है, बाहर निकालना है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर स्पर्म। जो हमारे स्पर्म होते हैं उनको क्या करना होता है, प्रदान करना होता है। मुख्य अंग क्या क्या होते हैं, मेन ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा वृषण। ठीक हो गया, वृषण होता है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करता है। भैया जो वृषण हमारा होता है वो क्या करता है, वहां पर लिखा है कि ये शुक्राणु, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, स्पर्म और जो हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस में पाया जाता है भैया, हम पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है अंडकोश की थैली। मुख्य अंग क्या है, अंडकोश की थैली वृषण को सुरक्षित रखता है। कह रहा है जो हमारा क्या है, वृषण है उसको सुरक्षित रखता है और तापमान नियंत्रित करता है, और जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, अंडकोश की थैली करती है। भैया जी वीर्यवाहिनी क्या है, वीर्यवाहिनी है, शुक्राणु को वीर्याशय तक ले जाती है। क्वेश्चन कहेगा कि ये बताइए जो वीर्य है उसको वीर्याशय तक कौन ले जाता है, तो आप बोलोगे वीर्यवाहिनी। अगला है मूत्र मार्ग। क्या है अगला, मूत्र मार्ग है। भैया मूत्र और वीर्य को शरीर से बाहर निकालता है कौन, मूत्र मार्ग। अगला है लिंग, संभोग और वीर्य निष्कासन के लिए इसका ये क्या है, एक ये मुख्य अंग है, क्या चीज, लिंग। ठीक है, तो ये मेन क्या है, ऑर्गन्स हैं किसके भैया जी, पुरुष के, किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या हैं, ये मेन ऑर्गन्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्गन्स का क्या काम होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। पीडीएफ भी मैं भेजते रहता हूं, आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, वहां से चीजें आपको मिल जाएंगी।
अगला है स्त्री प्रजनन तंत्र, ठीक है। ये सब कुछ क्या है सिलेबस पे लिखा गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कह रहा है महिला प्रजनन तंत्र अंडाणु उत्पन्न करता है। क्या करता है भैया, ये अंडाणु उत्पन्न करता है और गर्भाधारण में सहायता करता है। क्या चीज़, गर्भधारण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगला भैया इसके क्या है मुख्य अंग होंगे, इसके भी मेन ऑर्गन्स होंगे। अब देखते हैं मेन जो इसके ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहला है अंडाशय। क्या है, अंडाशय है ओवरीज। अंडाणु और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करता है। मेन क्वेश्चन कहेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स किसका एक मुख्य हार्मोन्स है, तो आप बोलोगे ये एक फीमेल का क्या है मुख्य हार्मोन्स है, ठीक है। एस्ट्रोजन भी मुख्य हार्मोन्स है और ये कहाँ से निकलते हैं, अंडाशय से, ठीक हो गया। ये क्या करता है, हार्मोन्स को उत्पादित करता है। अगला है फैलोपियन ट्यूब। भैया ये क्वेश्चन तो जब हम टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं 119 रुपये की सीरीज में जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आया था। अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है। भैया अंडाणु जो है उसको गर्भाशय तक ले जाता है और निषेचन फर्टिलाइजेशन की जगह होती है। यहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की जगह होती है, फैलोपियन ट्यूब में ही ये सारी क्रियाएं चलती हैं। अगला है गर्भाशय। भैया जी गर्भाशय भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक स्थान है, ठीक है। जो क्या है हमारा भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक स्थान कौन सा है, वो गर्भाशय है। और फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, ये अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है और निषेचन की जगह होती है, ठीक है। अगला है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा योनि और गर्भाशय को जोड़ता है, ठीक है। योनि और गर्भाशय को कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा ये जोड़ता है। अगला क्या है, वजाइना है योनि। संभोग, मासिक धर्म और प्रसव का क्या है, ये मुख्य मार्ग है, ठीक है। किसका, संभोग का, मासिक धर्म का और प्रसव का क्या है, ये मुख्य मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं, वजाइना कहते हैं। ये जो सारे मेन ऑर्गन्स थे ये किसके थे, फीमेल के थे। इससे पहले हमने किसके पढ़ रखे थे, मेल के पड़े हुए थे। ये रहा अगला, ठीक है। अगला क्या कहता है, निषेचन और गर्भावस्था आखिर है क्या। भैया जी फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी आखिर क्या है उसके बारे में भी डिटेल में बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है निषेचन क्या है, निषेचन तब होता है जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है। भैया जी फर्टिलाइजेशन कब होता है, बोल रहा है जब शुक्राणु, जो शुक्राणु है वो किससे मिलता है, अंडाणु, है ना। शुक्राणु किस में होते हैं, मेल में होते हैं और ये किस में होते हैं, फीमेल में। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। भैया अगला है निषेचित अंडाणु, ठीक है। गर्भाशय में आरोपण करता है। ये क्या करता है, जो निषेचन अंडाणु है ये गर्भाशय में क्या करता है, आरोपण करता है, ठीक है, इम्प्लिटेशन करता है। अगला है भ्रूण, विकसित होकर शिशु का रूप ले लेता है। जो भ्रूण होता है वो जब विकसित हो जाता है वो किसका रूप ले लेता है, शिशु का रूप ले लेता है। आगे लिखा गया है निषेचन और गर्भावस्था, क्या वही चीज़ दोबारा लिख दी गई है, हाँ सॉरी वही चीज़ दोबारा लिख दी गई है। ये रहा अगला, ठीक है। मुख्य कार्य यहाँ पर लिखे गए हैं, प्रजनन तंत्र से संबंधित हार्मोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, ठीक है भैया। सबसे पहले है हार्मोन्स। हार्मोन्स देखो, हार्मोन्स और इसके क्या है कार्य। टेस्टोस्टेरोन ये किस में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में शुक्राणु निर्माण और यौन विकास को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। अगला है एस्ट्रोजन, अभी बताया था एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है, महिलाओं में। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र और यौन विकास को नियंत्रित करता है कौन, एस्ट्रोजन। अगला है प्रोजेस्टेरोन। क्या है, प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण बनाए रखने में सहायता करता है। कौन सा वो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन्स किसमें, फीमेल में है और ये हार्मोन्स किसमें है, मेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सारे हार्मोन से याद करना है। अगला आ गया है, ठीक हो गया। अगला टॉपिक उसमें लिखा हुआ था मासिक चक्र। भैया मासिक चक्र आखिर होता क्या है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर होता क्या है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो क्या होता है। मासिक चक्र प्रजनन आयु की महिलाओं में होने वाला एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भैया यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। क्या चीज़, जो मासिक चक्र है यह एक नेचुरल प्रोसेस है और जो कि किस में देखी जाती है, महिलाओं में देखी जाती है, जो शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करती है। और यही चीज़, ठीक है, शरीर को क्या करती है, गर्भावस्था के लिए तैयार करती है। यह चक्र आमतौर पर 28 दिनों का होता है। बोल रहा है जो मासिक चक्र होता है ये कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का होता है। लेकिन यह 21 से 35 दिन का भिन्न भी हो सकता है। बोल रहा है कि यह 21 से 35 दिन का भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, लेकिन मेनली यह कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, ठीक है। यह चक्र मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से क्या लिखा गया है,
FSH, LH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक हो गया, FSH और दूसरा लिखा है LH और लिख रखा है एस्ट्रोजन और लिख रखा है प्रोजेस्टेरोन द्वारा ये क्या होता है, नियंत्रित होता है। क्या चीज, मासिक चक्र। भैया मासिक धर्म चक्र के चरण, कितने इसके चरण होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन वाला कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ने जब इसे सिलेबस के अंदर लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए डिटेल में चीजें। ठीक है, सबसे पहला इसका जो चरण होता है वो था मासिक धर्म चरण नंबर डे 15। ठीक है, सॉरी 1 से 5, 1 से 5 दिन तक क्या होता है, यहाँ पर लिखी गई हैं चीजें। इस चरण में गर्भाशय की परत झड़ जाती है, जिससे रक्तस्राव मासिक धर्म होता है। इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है इसका जो स्तर है ना वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, आगे को चलते हैं और इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर लिख रखा है डे नंबर 1 से लेकर 13 तक क्या होता है। इसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर चरण। इसे क्या बोलते हैं, जो दूसरा चरण होता है इसे बोलते हैं फॉलिक्यूलर चरण बोलते हैं, जो कि डे नंबर 1 से 13 के बीच में होता है। इस चरण में FHS हार्मोन्स अंडाशय से अंडाणु विकसित करता है। एक प्रमुख अंडाणु एस्ट्रोजन हार्मोन्स उत्पन्न करता है और गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है ताकि संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार हो सके। बोल रहा है 1 से लेकर 13 दिन तक के बीच में जो चरण होता है दूसरा फॉलिक्यूलर चरण उसे बोलते हैं। और उस समय हो क्या रहा ना, उस समय एक क्या लिखाया था हमने नाम, FSH लिखाया था। FSH जो हार्मोन्स है वो अंडाशय में अंडाणु को विकसित कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रमुख अंडाणु एस्ट्रोजन हार्मोन से रिलीज करता है, जिससे गर्भावस्था की परत मोटी होने लगती है और ताकि जो संभावित गर्भावस्था के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। ठीक है, तीसरा चरण क्या है, अंडोसर्जन चरण डे नंबर 14 पर यह लिखा हुआ है। ठीक है, जब 14 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद लिखी है इस चरण में LH हार्मोन्स की वृद्धि के कारण LH हार्मोन्स की वृद्धि हो जाती है। अंडाणु अंडाशय से निकलता है, जो अंडाणु है वो अंडाशय से बाहर निकलता है, जिससे अंडोसर्जन कहा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंडोसर्जन। उत्सर्जन मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। जो अंडाणु है वो कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब। मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जहाँ एक शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाता है। और ये शुक्राणु के द्वारा, शुक्राणु किस में से निकलते हैं, मेल में से निकलते हैं। अंडा शुक्राणु द्वारा ये क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है। निषेचन किसे कहते हैं, मैंने बताया था, जब मेल और फीमेल के क्या होते हैं आपस में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। उसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। आगे को चलते हैं, आगे को लिखा हुआ है, आगे को लिख रखा है जो होता है डे नंबर 15 से 28 तक, उसे बोलते हैं ल्यूटियल चरण। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल चरण बोलते हैं। ध्यान से देखना, इसमें लिखा है अंडाणु निकलने के बाद शेष रोम कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिर जाता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है। बोल रहा है कि अगर क्या ना हो, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्तर नीचे गिर जाएगा तो क्या होता है, यहाँ से मासिक धर्म तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो अंडा है वो निषेचित नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये 15 से 28 दिन में चीज़ें बता दे रहा है। और यदि जो क्या है ये निषेचन हो जाएगा तो वहाँ पर से मासिक धर्म होना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही बातें। अगला है हार्मोनल नियंत्रण, कि भैया हार्मोनल का जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है। नंबर 1 लिख रखा है FSH। क्या लिखा है, FSH लिखा है, अंडाणु के विकास को उत्तेजित करता है। ठीक हो गया, ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। किसको, अंडाणु के जो विकास है उसको उत्तेजित करता है। ठीक है, दूसरा है LH। LH क्या है, अंडोसर्जन को प्रेरित करता है, बता दिया ऊपर। एस्ट्रोजन क्या है, गर्भाशय की परत को मोटा करता है, बता दिया है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के लिए गर्भाशय की परत को बनाए रखता है, वो कौन है, प्रोजेस्टेरोन है। तो ये दो हार्मोन से बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये रहा अगला। ठीक है, अगला क्या है कि भैया मासिक धर्म की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ये भी आपको क्या पता होना चाहिए। पहला है अमेनोरिया। क्या है, अमेनोरिया है। अमेनोरिया मासिक धर्म का ना आना। अगर किसी भी महिला को मासिक धर्म नहीं आता है तो इसका मतलब उसे एक रोग है, उसे एक समस्या है, वह समस्या है अमेनोरिया की। ठीक हो गया। अगला है डिसमेनोरिया। क्या है, डिसमेनोरिया है। डिसमेनोरिया बोल रहा है मासिक धर्म के दौरान अधिक दर्द है ना। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, मासिक धर्म के दौरान कई सारी महिलाओं को अत्यधिक दर्द होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं डिसमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, अगला है
मेनोरेजिया, अधिक मात्रा में रक्तस्राव अगर हो रहा है मासिक धर्म के दौरान तो उसे बोलते हैं मेनोरेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनोरेजिया बोलते हैं। ये कुछ क्या थे? मासिक धर्म की समस्याएं थी। भैया अगला टॉपिक आ गया है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, वो टॉपिक खत्म होने के बाद आप जब अपने यूनिट नंबर 6 पर देखेंगे तो जस्ट अगला टाइप आ जाएगा, आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन या जिसे हम बोलते हैं निषेचन। भैया हम निषेचन है क्या? ठीक है, परिभाषा। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु डिंब का संलयन होता है। संलयन मतलब होता है ना चीजों का जुड़ना। आपने देखा होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकों का जुड़ना, नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला इनका संलयन होता है। ठीक हो गया, किस किस का? शुक्राणु का और अंडाणु का संलयन होता है, जिससे एक युग्मनज बनता है। जिससे क्या बोलता है? एक युग्मनज बनता है जो आगे क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, में विकसित होता है। ठीक हो गया। निषेचन की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है ये भी हम सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। भैया मैंने हर बार बताया है जो निषेचन है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है और इससे कई चरण शामिल होते हैं। नंबर 1, शुक्राणु का संचलन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भैया स्पर्म ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, शुक्राणु का संचलन कैसे होता है। संभोग के दौरान नर के शुक्राणु महिलाओं की प्रजनन नलिका में प्रवेश करते हैं। लाखों शुक्राणुओं में से केवल कुछ 100 शुक्राणु ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। बोला है जब स्पर्म होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर क्या निकलते हैं? लाखों शुक्राणु होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पर्म होते हैं। लेकिन होता क्या है? उनमें से कुछ 100 ही शुक्राणु ऐसे होते हैं जो कहाँ पहुँचते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँचते हैं। किसके अंदर पहुँचते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँचते हैं। ये पहला चरण होता है। अगला चरण ये रहा। अगला चरण है कि अंडाणु का संचलन। भैया जो एग ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है? अंडोसर्जन के दौरान अंडाशय, अभी तो पता चल गया ना इसका मतलब क्या है? ये पहले ही बता दिया है आपको अंडोसर्जन मतलब होता क्या है, पहले ही आपको बता दिया है। तो अंडोसर्जन के दौरान, उसके दौरान हो क्या रहा है? अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु निकलता है। बोल रहा है वहां से एक परिपक्व मतलब जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। ठीक है, कि एक परिपक्व अंडाणु निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाता है। बोल रहा है एक स्ट्रॉन्ग क्या निकल रहा है? स्ट्रॉन्ग अंडाणु निकल रहा है और कहाँ चले जा रहा है? फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, जहाँ यह 12 से 24 घंटे तक निषेचन के लिए सक्षम रहता है। और जहाँ ये 12 से 24 घंटे तक क्या करता है? निषेचन के लिए लड़ता रहता है या फिर सक्षम रहता है। ठीक हो गया, ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण क्या है? शुक्राणु का प्रवेश। अब शुक्राणु भी प्रवेश करेगा। ये तो एग का ट्रांसफॉर्मेशन था भैया, अब स्पर्म का होगा क्या चीज़? प्रवेश होगा। ठीक हो गया। लिखा है शुक्राणु को अंडाणु की बाहरी परत। बोला है शुक्राणु को अंडाणु की बाहरी परत को पार करना होता है। बोला जो हमारा इस शुक्राणु है इसको क्या करना होता है? जो अंडाणु होता है उसकी जो बाहरी परत है उसको पार करना होता है। और एक्रोसोम प्रतिक्रिया, इसे बोलते हैं एक्रोसोम प्रतिक्रिया के कारण शुक्राणु इस परत को भेदने में सक्षम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए जो शुक्राणु है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है ये किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? आप बोलोगे एक्रोसोम प्रक्रिया। किस प्रक्रिया? एक्रोसोम प्रक्रिया के द्वारा ये क्या करता है? शुक्राणु में इस परत को भेदने में सक्षम रहता है। अगला है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। भैया इनका संलयन कैसा होता है? फ्यूजन कैसे होता है? संलयन मतलब ये कैसे आपस में मिलते हैं? कौन कौन? शुक्राणु हो गया जो कि मेल के अंदर होता है, अंडाणु जो कि फीमेल के अंदर होता है। ये आपस में कैसे मिलते हैं ऐसा ये टॉपिक कह रहा है। एक शुक्राणु सफलतापूर्वक अंडाणु की झिल्ली से जुड़ता है, जिसके बाद अंडाणु अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देता है। जैसे ही हुआ क्या? एक शुक्राणु आया और अंडाणु की जो परत थी उसको भेदा और उसके अंदर गया, तो वैसे ही क्या हुआ? जो उसकी परत थी, जो बाकी शुक्राणु थे उनको अंदर आने से ये मना कर देगा। कौन? अंडाणु मना कर देगा। ठीक हो गया, वही लिख रखा है अंडाणु अन्य शुक्राणु को प्रवेश करने से क्या कर देता है? रोक देता है। शुक्राणु और अंडाणु के नाभिक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट क्या क्या करते हैं? एक निर्माण करते हैं। तो ये रहा प्रोसेस नंबर 4। अगला है पांचवा, युग्मनज का निर्माण आखिर कैसे होता है? अब हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन कैसे बनता है, आगे विकास कैसे होता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो हम पहुंच चुके हैं अगले टिप्स में, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। युग्मनज कई बार विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। बोल रहे हैं जो युग्मनज हैं ये कई बार टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक हो गया, भ्रूण का निर्माण करते हैं। यह भ्रूण गर्भाशय तक यात्रा करता है और जो ये भ्रूण होता है ना, ये गर्भाशय
तक यात्रा करता है और वहाँ प्रत्यारोपित हो जाता है। प्रत्यारोपित मतलब इम्प्लीटेशन हो जाता है वहाँ पर इसका, ठीक है। अगला बोला है निषेचन के प्रकार, कितने प्रकार का निषेचन हो सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहला है आंतरिक निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है, जैसे ह्यूमन के अंदर होता है और मैमल्स के अंदर होता है। दूसरा होता है बाह्य निषेचन, ठीक हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? जैसे फिश के अंदर हो गया, ठीक हो गया, ये फिश के अंदर। अब देखिए क्या कहता है आंतरिक निषेचन क्या है? यह मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है, जैसे मानव और स्तनधारी। भैया बाह्य निषेचन क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यह मादा के शरीर के बाहर आमतौर पर पानी में होता है, जैसे मछली और उभयचर जीव जंतु। इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला था कि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है और थोड़ी बड़ी क्लास होगी आज की। अगला है निषेचन का महत्व क्या है, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, क्या इसका इंपोर्टेंट है? यह एक नए जीव की उत्पत्ति की शुरुआत करता है। बोल रहा है कि यह एक नए जीव की उत्पत्ति की क्या कर देता है? शुरुआत करता है। यह द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या को पुनः स्थापित करता है। मानव में 23 + 23 46 गुणसूत्र होते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया है। यह संतान के लिंग और आनुवंशिक विशेषता को निर्धारित करता है, यह भी हमने पहले ही पढ़ लिया है। हाँ, अगला टॉपिक क्या है भैया? अगला टॉपिक आया लिखा हुआ होगा इम्प्लीटेशन, ठीक हो गया। इम्प्लीटेशन आरोपण या प्रत्यारोपण आखिर है क्या? इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आरोपण वह प्रक्रिया है, आरोपण वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचित अंडाणु, ठीक है, या फिर युग्मनज गर्भाशय की दीवार एंड्रोमेट्रियम से जुड़ जाता है और गर्भावस्था की शुरुआत होती है। यह आमतौर पर निषेचन के 6 से 10 दिनों के बाद ही होने लग जाता है। जब निषेचन हो जाएगा उसके 6 से 10 दिन बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया? आरोपण या प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। आरोपण की प्रक्रिया या युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित शुरू करता है। जैसे ही निषेचन हो जाएगा तो जो हमारा युग्मनज है वो क्या होगा? विभाजन शुरू करता है, जिससे क्लीवेज कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहते हैं। 3 से 4 दिनों में यह ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। बोल रहा है 3 से 4 दिन में यह किस में बदल जाता है? यह बदल जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। ये लिख रखा है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में ये बदल जाता है। क्या चीज़? जो युग्मनज है। अगला है ब्लास्टोसिस्ट की गति आखिर क्या है, ठीक है। बोल रहा है ब्लास्टोसिस्ट की गति क्या है? ब्लास्टोसिस्ट फेलोपियन ट्यूब में होते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ता है। भैया जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ से जाता है? फेलोपियन ट्यूब के होते हुए कहाँ चले जाता है? गर्भाशय के अंदर चले जाता है। यह निषेचन के लगभग 5-6 दिनों के बाद गर्भाशय तक पहुँच जाता है और 5 से 6 दिन तक गर्भाशय तक ये क्या होता है? ये पहुंच जाता है। कौन? युग्मनज, ठीक है। अगला है गर्भाशय की परत से जुड़ाव कैसे होता है? अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की परत एंडोमेरिटियम से चिपक जाता है और यह प्रक्रिया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये 2 हार्मोन्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। गर्भाशय में समावेशन, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में प्रवेश करता है। भैया ये बहुत बार बता दिया है, ठीक है। इसका बाहरी भाग नाल बनाता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, इसका जो बाहरी भाग होता है, किसका? ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहरी भाग है वो नाल बनाता है। क्या बनाता है? लाल बनाता है, ठीक हो गया। और जो भ्रूण को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है, उसको जीवित रहने के लिए, मजबूत होने के लिए। अगला है हार्मोन्स की भूमिका क्या क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करते हैं। भैया बहुत बार बता दिया है। और एलसीजी क्या है? गर्भावस्था को बनाए रखता है और मासिक धर्म को रोकता है। क्या चीज़? एलसीजी, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है, एलसीजी। आरोपण के लक्षण, आरोपण से रक्तस्राव और हल्का दर्द और वेसल तापमान में वृद्धि। देखना, बोला है यह हल्के धब्बेदार रक्तस्राव हो सकता है। बोला है आरोपण का जो रक्तस्राव होता है उसमें एक खासियत होती है कि वो हल्का धब्बेदार रक्तस्राव कर सकता है, ठीक है। हल्का दर्द, मासिक धर्म के समान हल्का ऐंठन हो सकता है। तीसरा बोला है बेसल बॉडी टेम्परेचर में वृद्धि, शरीर के तापमान में मामूली सी क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है, हल्का बहुत बुखार जैसा बोल सकते हैं, आपको लगेगा कि बुखार जैसा है, तो ऐसे ही लक्षण इसमें दिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे उसके क्या हैं? लक्षण हैं। हाँ भैया, इसका महत्व क्या है ये भी देख लेते हैं। महत्व कहता है यह सफल गर्भावस्था सुनिश्चित करता है। बोलता है अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये सफल गर्भावस्था है ना। ये क्या है? एक सफल गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है सक्सेसफुल वाली। भ्रूण और माता के बीच नाल के माध्यम से संबंध बनाता है और हार्मोनल परिवर्तन शुरू करता है, जिससे मासिक धर्म क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जिस समय क्या होता है? प्रेगनेंसी होती है, उस समय मासिक धर्म नहीं होता है।
हाँ, अगला टॉपिक आ गया है। सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, सारे टॉपिक आपके उसमें लिखे हुए हैं। अगला टॉपिक कहता है गर्भानिरोधन के तरीके। भैया जी, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? गर्भ निरोध वे तरीके हैं जिनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है, जो निषेचन, आरोपण या अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं। बोल रहा है गर्भ निरोध वे तरीके हैं, जो गर्भ निरोध हैं वो कैसे तरीके हैं, ध्यान से देखना, जिसका उपयोग गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है, जो निषेचन, आरोपण या अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, गर्भ निरोध के प्रकार, प्राकृतिक तरीके क्या क्या हो सकते हैं? बोल रहा है ये तरीके बिना किसी बाहरी साधन या दवा के निषेचन को रोकने पर आधारित होते हैं। क्या चीज? प्राकृतिक तरीके। अब प्राकृतिक तरीके में नंबर 1 क्या है? संयम है। ठीक है, संभोग से पूरी तरह बचना यह 100% प्रभावी है। ठीक हो गया, अगर आप संभोग से बच रहे हैं 100% तो ये क्या है? एक प्रभावी लक्षण है, लेकिन सभी के लिए यह व्यवहारिक नहीं होता है। बोल रहा है सभी के लिए ये व्यवहारिक नहीं हो सकता, मतलब व्यवहार में सब लोग इसे नहीं ला सकते हैं, ऐसा ये कह रहा है। अगला प्राकृतिक तरीका क्या है? कैलेंडर विधि। भैया कैलेंडर विधि क्या है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इसलिए पता नहीं होनी चाहिए कि हमें पेपर में आने वाला है, ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खुद से पता होनी चाहिए। एक इंसान होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि सब लोगों को क्या होनी चाहिए? जानकारी पता होनी चाहिए, है ना, कि चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसलिए पढ़ें यार कि हमारे ये पेपर में आएगा, हमारे पेपर में आने वाला नहीं। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वैसे भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कैलेंडर विधि बोल रहा है अंडोत्सर्जन के दौरान संभोग से बचना चाहिए। जिस समय अंडोत्सर्जन होगा उस समय हमें संभोग से क्या करना है? बचना है। ठीक हो गया। अगला कह रहा है मासिक धर्म चक्र में अंतर होने के कारण यह बहुत विश्वसनीय नहीं है। बोल रहा है कभी कभी क्या होता है, मासिक धर्म जो चक्र मैंने आपको बताया था ना, एक तो मैंने बोला था 28 दिन और कभी बोला था 21 से 35 दिन, तो इसमें ना कभी कभी अंतर भी हो जाता है, कभी कभी 2 महीने भी हो जाते हैं, कभी कभी 3 महीने भी हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसमें अंतर ज़्यादा होने के कारण ये विश्वसनीय नहीं है, हम इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है संभोग को रोकना। संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से पहले लिंग को बाहर निकालना। बोल रहा है संभोग के दौरान जिसमें वीर्य स्खलन हो रहा है, जिसमें वीर्य निकलता है, उस समय हमें क्या करना है? लिंग को बाहर निकालना। यह बहुत प्रभावी नहीं है। बोल रहा है कि यह जो तरीका है ये बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि प्री एजिकुलेट में भी शुक्राणु हो सकते हैं। बोल रहा है कि जो प्री एजिकुलेट है, ठीक है, जिसमें वीर्य निकलता है उससे पहले जो निकलता है, तो ये कह रहा है कि प्री एजिकुलेट से भी क्या हो सकता है? शुक्राणु हो सकते हैं पहले से ही। तो भैया ये उतना कारगर नहीं है। तो ये प्राकृतिक तरीका कारगर नहीं है, सिर्फ पहला ही तरीका था जो कारगर था, खुद पर संयम रखना, और लेकिन ये व्यवहारिक नहीं था। अगला है बाधा विधियाँ। बाधा विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं? भैया जी ये तरीके शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोक सकती हैं। अब कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जो शुक्राणु को अंडाणु तक जाने से क्या कर सकती हैं? रोक सकती हैं। पहला तरीका क्या है? कंडोम। ठीक हो गया, पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम उपलब्ध हैं और जो गर्भाधारण और योनि संचालित रोगों STDs से बचाते हैं, यह 85 से 98% प्रभावी होता है। ठीक हो गया, तो ये कितना % प्रभावी है? 85 से 98% क्या है? प्रभावी है। दूसरा है गर्भाशय की ग्रीवा टोपी। ठीक हो गया, गर्भाशय ग्रीवा पर लगाया जाने वाला एक उपकरण है। बोल रहा है जो गर्भाशय ग्रीवा पर लगाया जाने वाला क्या है? उपकरण है जो शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने से रोकता है। इस स्पर्म नाशक दवाओं के साथ अधिक प्रभावी बनाया जाता है। बोल रहा है कि जो चीज़ें हैं इसको दवाओं के साथ अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ तो 85 से 98% प्रभावी था, और ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला है कि शुक्राणु नाशक। भैया शुक्राणु नाशक क्या है? स्पर्म को नष्ट करने वाली रसायन जो जेल, फॉर्म या टैबलेट के रूप में उपलब्ध होती हैं, ये भी क्या करती हैं? स्पर्म को नष्ट कर देती हैं। इन्हें अन्य बाधा विधियों के साथ अधिक प्रभावी बनाया जाता है। ठीक हो गया, तो हम इससे भी क्या कर सकते हैं? चीज़ों को रोक सकते हैं। और अच्छा, इतना ही आज की क्लास में था। ठीक है, तो आज की जो क्लास आपने देखी ना बच्चों, वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी आपके लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर के लिए महत्वपूर्ण, पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन आपके दैनिक जीवन के लिए भी ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी? इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए एक मनुष्य होने के नाते। ठीक है, आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। इसका PPT है या PDF है, उसको टेलीग्राम ग्रुप पर हम सेंड कर देंगे। आप सभी यूँ ही बने रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। पेपर बहुत नज़दीक है, ज़बरदस्त रहिए। स्वास्थ्य पे इसमें बहुत
आप ध्यान रखना, क्योंकि मेन ना पेपर के समय अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस समय अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, ज़बरदस्त रहना। कल को मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।